हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर वीके ओझा आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर लेकर आया हूँ। और हम लोग जैसे कि पिछले क्लास में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर कंप्लीट किए, तो आज का ये सेशन पार्ट 1 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से है। इसके लिए आप लोग अच्छा से एनसीईआरटी के अपने बुक को खोलकर एक एक लाइन को देखिए, और एनसीईआरटी के ही बुक में आप लोग जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा उसे अंडरलाइन करते चलिए, और उससे रिलेटेड जो भी हम बताएं उसे आप लोग लिख लिया कीजिए, एक नोट बुक बनाइए। इसके लिए अलग से एक नोट्स जैसा कॉपी में अपना एक पॉइंट वाइज चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो नीट में आ सकता है, नीट के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसे लिखते चलें। ऐसे तो हम अपना नोट्स जो है वो टेलीग्राम पर, आप लोगों का ये जो टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम पर हम अपना पीडीएफ के रूप में नोट्स अपलोड कर देते हैं। वहाँ से आप लोग नोट्स को लेकर के और उससे पढ़ाई कीजिए अच्छा से। तो देर न करते हुए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये जो है पहले हम लोग का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या है देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है, एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, ठीक है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा, टू ड्राइव एनर्जी, परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। कहने का मतलब है कि सिंपली जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं वो हमारे शरीर में जाकर, और जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें, खाना में जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रहता है, उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का मेनली ऑक्सीडेशन करता है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above catabolic reaction। अच्छा, ये कैटाबोलिक मीन्स, कैटाबोलिक और एनाबोलिक दो तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है। ये कैटाबोलिक का मतलब क्या होगा? कैटाबोलिक और एनाबोलिक दो तरह का रिएक्शन होता है। कैटाबोलिक मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है? ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट मीन ये कैटाबोलिक रिएक्शन है। मतलब ये क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन एक क्या है? कैटाबोलिक रिएक्शन है। इट इज देयरफॉर evident that O2 has to be continuously provided to the cells, and CO2 produced by the cells have to be released out। और ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे सेल के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है और बाहर फिर निकल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, या हम लोग कॉमनली रिस्पिरेशन बोलते हैं। दैट मीन रिस्पिरेशन जो है वो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको डिफिनीशन के रूप में हम लोग क्या बोल सकते हैं रिस्पिरेशन का? तो सबसे पहले ये तो जान गए कि रिस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन विच glucose oxidize in presence of oxygen to release the energy, that is called respiration। Clear? The respiratory organ and mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। अब आगे इसका मैकेनिज्म
और इसका रिस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज ए वैरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पर मतलब बोल रहा है कि ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में मतलब अलग अलग एनिमल्स में डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट कैसा है, मतलब कैसे उसका वास स्थान, कैसे उसकी रहन सहन है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब वो किस लेवल का ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, कोलेंसेंट्रिक फ्लैटवर्म etc. exchange O2 with CO2 by simple diffusion over their entire body surface। मतलब कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है वे अपने ब्रीथिंग एक्सचेंज कैसे करते हैं, तो वे लोग सिंपल डिफ्यूजन मेथड से करते हैं और बॉडी सरफेस से। अर्थवर्म यूज देयर मोस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। जैसे हम लोग क्लास 10 में भी ये सब पढ़े हुए हैं, तुम लोग को याद होगा कि कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जो अपने रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में अलग अलग अपने ऑर्गन का यूज करता है लोग। जैसे यहाँ पर तुम लोग को बताया गया है कि अर्थवर्म जो होता है वह अपना क्यूटिकल का यूज करता है। इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट हैं जो ट्रैकिया का यूज करते हैं, ठीक है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स जो ब्रोंकियल रिस्पिरेशन आर यूज बाय द मोस्ट ऑफ द aquatic arthropods and mollusca, whereas vascularized bag called lungs। उस vascularized blood bag को क्या बोलते हैं? लंग। vascularized का मतलब क्या हुआ बेटा? vascularized bag, vascularized का मतलब हुआ जिसमें blood vessels हो, ठीक है, lungs। pulmonary respiration is also used to terrestrial form of exchange of gases among vertebrates। फिशेस यूज गिल्स, फिश किस चीज़ का रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स है। वेयर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू द लंग्स। एम्फीबियन में लाइक फ्रॉग्स कैन रिस्पायर थ्रू देयर मोस्ट स्किन क्यूटिनियस रिस्पायरेशन आल्सो। एम्फीबियन भी अपने क्या चीज़ का यूज करता है? अच्छा, यहाँ पर एक तो और चीज़ देख लो, इसे मतलब अंडरलाइन करके रखना। ये जो मोस्ट स्किन लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि फ्रॉग्स जो होता है रिस्पिरेशन वो 3 तरह से करता है। एक होता है क्यूटेनियस, एक होता है बकोफेरेंजियल, एक होता है लंग्स। ये 3 तरह से रिस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो ये स्किन से कब करता है? क्यूटेनियस रिस्पिरेशन कब होता है? ये जो होता है इट इज़ लीस्ट एक्सटेंसिव प्रोसेस है, ओनली ये ड्यूरिंग हिबरनेशन एंड एस्टरवेशन में इसका यूज करता है वो। इसके बाद आता है बेटा ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब ह्यूमन में रिस्पिरेशन किस तरह से होता है इस चीज़ को हम लोग देखते चले। देखो, ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट above the upper lips, above the upper lips, ठीक है। इट लीड्स टू nasal chamber through the nasal passage। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल
एक्सटर्नल नोस्ट्रिल मतलब एक्सटर्नल नेयर्स भी इसको बोलते हैं, याद रखना है। एक्सटर्नल नेयर्स भी जो हम लोग के नाक के दो छिद्र होते हैं उसके बारे में ये कहा गया, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल उसी को बोला है, ठीक है। तो ये ओपनिंग आउट एबव द अपर लिप्स, ये हमारे ऊपर वाले होठ के ऊपरी हिस्सा के जो दो छिद्र होते हैं वो नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोला है, उससे हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू फेरिंग्स। नेजल चैम्बर क्या होता है, किस में खुलता है, ओपन इनटू फेरिंग्स। यहाँ पर फेरिंग्स के अंडरलाइन करके और इसको अपने नोटबुक में लिख लेना। ये फेरिंग्स कितने तरह के होते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। ओरोफेरिंग्स पहला क्या होता है, ओरोफेरिंग्स। दूसरा होता है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। और तीसरा होता है नेजोफेरिंग्स। तो ये तीन तरह का इसका पार्ट है, ठीक है। लैरिंग्स, द पोर्शन ऑफ विच कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। Larynx is cartilaginous box which help in sound production and hence called sound box. During swallowing, glottis can cover by the thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. अच्छा, जहाँ पर ये फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स से वहाँ पर एक कॉमन पैसेज वहाँ से होता है जो ओरोफेरिंग्स से ओसोफेगस से एक मतलब ट्यूब जाता है, तो वहाँ पर एक फ्लैप लगा हुआ होता है जो गार्ड करता है। क्यों, क्योंकि खाने वक्त वो मतलब वाइंड पाइप को ढक देता है, कवर करके रखता है, ताकि खाना जो है वह वाइंड पाइप में न जाए। उस कार्टिलेजिनस फ्लैप को क्या बोलते हैं हम लोग, एपीग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। ये टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू लैरिंग्स। अच्छा, ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरासिक कैविटी। ट्रैकिया एक लंबा ट्यूब होता है जो थोरासिक कैविटी तक जाता है, ठीक है। विच डिवाइड लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकी। अच्छा, ये ट्रैकिया जो होता है वो स्ट्रेट ट्यूब होता है, वह एक्सटेंड कहाँ से करता है, अप टू मिड थोरासिक कैविटी, मिड थोरासिक कैविटी तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। और वहाँ से ओटो दो पार्ट में विच डिवाइड इन द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, दो ठो मतलब हम लोग का वर्टिब्रा के फिफ्थ लेवल जो T5 होता है, T5 रीजन पर वो क्या हो जाता है, वहाँ पर डिवाइड होता है, ठीक है। और वर्टिब्रा इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, जिसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, वहाँ पर। अच्छा, जिस जंक्शन पर ये होता है वो पूरा जंक्शन जो होता है वो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा का होता है, और उस जगह को वो जगह को जहाँ पर वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसे कैरिना बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, इसको अंडरलाइन करके रखना, उसे कैरिना बोलते हैं, कहीं नोट कर लो। ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स एंडिंग ऑफ द वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। अब वो क्या होता है, ये फिगर डायग्राम में हम तुम लोगों को बताएंगे। अब वो अगेन डिवाइड होता है, वो ट्यूब जो है वो अगेन डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर के जो लास्ट का जो लास्ट वाला जो
एंड होता है, जो थिन ट्यूब से होता है, उसको हम लोग टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स आर सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस थिंग। और वो किससे सपोर्टेड होता है? कार्टिलेजिनस थिंग से होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस थिंग से। वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस थिंग क्या होता है? अच्छा देखो, वो सी, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। वो सी शेप्ड होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। वो किससे बनता है? हाइलिन कार्टिलेज से, ठीक है। और वो उसका काम क्या है? वो कोलैप्स, मतलब ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। Each terminal bronchioles gives a large number of very thin, irregular, walled and vascularized bag-like structure called alveoli। और छोटे छोटे, और जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना, एकदम छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे बंच में, वो मतलब वहाँ पर एल्वेoli जो होता है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेoli comprise the lungs। वी हैव टू लंग्स, हम लोग के दो ठो लंग्स होते हैं, जानते हो। विच कवर्ड बाय द डबल लेयर प्ल्यूरा। और डबल लेयर एक मेम्ब्रेन से वो क्या होता है? कवर्ड होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा। ये अंडरलाइन करते जाओ बेटा। विथ प्ल्यूरा फ्लूइड बिटवीन देम। और दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, जिसे प्ल्यूरल फ्लूइड बोलते हैं। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस। और उसका क्या काम है? वह लंग सरफेस पर फ्रिक्शन को कम करके रखता है, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन होने से बचाता है। द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ थोरासिक लाइनिंग, वेयर एज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विथ द लंग सरफेस। और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे कांटेक्ट होते हैं? लंग सरफेस से कांटेक्ट में होते हैं। अच्छा बेटा, इसको हम थोड़ा सा बैक में चल करके इसके फिगर को हम तुम लोग को समझाएं। फिगर को थोड़ा सा देख लो क्या है, और इसके बारे में थोड़ा सा लिखते जाओगे, ठीक है। देखो यहाँ पर पहला जो है हम जहाँ पर दिखा रहे हैं, देखो ये एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में तुम लोग जानते हो, ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है। और क्या करता है? कवर ग्लोटिस ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ऑफ फूड, ठीक है। इसके बारे में लिख लेना, ये हम जो बोले, क्या बोले फिर से सुन लो। थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप विच कवर ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग ऑफ फूड, हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या है? लैरिंग्स जो है वो एक वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स इज ए टाइप ऑफ द वॉइस बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद आता है नीचे, ये जो रिंग लाइक से, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। ये 16 से 20 कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, जो हाईलाइन कार्टिलेजिनस होते हैं, और ये कोलैप्स होने से बचाते हैं। और ये सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। ये देखो यहाँ पर प्लूरल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर देख रहे हो ना फिगर में, प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉन्टेक्ट विथ थोरासिक कैविटी। आउटर मेम्ब्रेन जो देखो, आउटर मेम्ब्रेन क्या होते हैं? कॉन्टेक्ट विथ थोरासिक कैविटी। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है वैस्कुलराइज्ड कॉन्टैक्ट विथ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेoli। ये इनर, ये आउटर है, ठीक है। और बीच में जो बीच में ये क्या है? ये प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है।
विच प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन। क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियल्स। ये है टर्मिनल ब्रोंकियल्स। देखो यहाँ पर ये प्लूरल फ्लूइड हो गया। ये एल्वेओली समझ में आया। एल्वेओली क्या चीज़ बताए थे बेटा हम तुम लोगों को? एल्वेओली जो होता है वह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ द साइट्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, ये इनर को हम लोग विसरल प्लूरल कैविटी बोलते हैं और आउटर को पेराइटल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो डायफ्राग्राम है, डायफ्राग्राम ये जो स्मूथ मसल से बना होता है, ठीक है। ये किससे बना होता है? स्मूथ मसल से बना होता है। ये इसको याद रखना, ये स्मूथ मसल से बना होता है। अच्छा, उसके बाद बेटा यहाँ पर लंग्स है, लंग्स है ये, तो ये हम लोग का राइट लंग्स और ये हम लोग का लेफ्ट लंग्स, ठीक है। यहाँ पर एक तो इस तरह से ऑब्लिक रहता है और यहाँ पर बेटा ये 3 लोब्स में डिवाइड रहता है। कैसे रहता है? देखो, एक तो इस तरह से और फिर ऐसे, ठीक है। ये सुपीरियर लोब, यहाँ पर मिडिल लोब और यहाँ पर इंफीरियर लोब। बस यही है हम लोग का लंग्स। और चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ तक कराए थे। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स constitute the conducting part, whereas alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system। तो कंडक्टिंग पार्ट बोल रहा है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर टू द एल्वेओली। कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम है? अच्छा, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक ये माना गया है? यहाँ पर देखो अभी लिखा, कंडक्टिंग पार्ट को एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स। याद रखना बेटा, इसको याद रखना, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू टर्मिनल ब्रोंकियल्स को कंडक्टिंग पार्ट बोला गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ये कंडक्टिंग पार्ट में यहाँ पर क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है कंडक्टिंग पार्ट में? अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग जान ले इसका फंक्शन। सबसे पहले तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का काम करता है, ह्यूमिडिफाइज करता है एयर को और एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाता है। ये 3 काम है। देखो ये हम लोग को बताया क्या, इट क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब क्या ये किया, ये फिल्ट्रेशन का काम किया यहाँ से, ठीक है। दूसरा ह्यूमिडिफाइज किया, ये दिया हुआ है हम लोग के एनसीईआरटी में। ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। एन एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमोसफियर लेयर। एल्वेओली में क्या होता है, ब्लड और ब्लड से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द लंग्स आर situated in the thoracic chamber, which is anatomically an airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by sternum, laterally by the ribs, and on the lower side of the dome-shaped diaphragm. The anatomical setup lungs is thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lungs cavity. Such an arrangement is essential for breathing, as we cannot directly alter the pulmonary volume। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग खूब जोर से सांस खींचते हैं तो लंग्स क्या होता है, लंग्स फूलता है। लंग्स के साथ साथ हम लोगों का
थोरैसिक कैविटी भी फूलता है, ठीक है। रिब्स के जो होता है वो भी हल्का वो भी फूल जाता है, और जैसे हम लोग सांस छोड़ते हैं तो वो भी सिकुड़ जाता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो अच्छा से समझने की है, और एक एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तुम लोग नोट्स को फॉलो करोगे और क्लियर हो जाएगा नोट्स को फॉलो करने के बाद। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, जैसे कि स्टेप दिया हुआ है वही चीज़ जो हम अभी बताएं तुम लोग को कि ब्रीथिंग जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, एटमॉस्फेयर एयर से ड्रॉन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वोली एयर इज रिलीज आउट हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वोली मेम्ब्रेन में होता है। ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का किसके द्वारा, तो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, जानते ही हो। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by the cells and carbon catabolic reaction and resultant release of CO2 होता है। तो यहाँ तक बेटा तुम लोग अच्छा से करके रखना। हम छोटे छोटे पार्ट में तुम लोग को आसान करने के लिए, ताकि मन ना उबे, तुम लोग अच्छा से इसको पढ़ाई करो और एक एक लाइन को ठीक से देखो, ठीक है। NCERT का उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। हम तुम लोग को टाइम टू टाइम गाइड भी करते रहेंगे, तुम लोग टेंशन मत लेना। और NCERT को अच्छा से पढ़ो। एक बार ना समझ में आए ये लेक्चर को 2 बार 3 बार उसको सुनो, इसमें बहुत कुछ है। साथ में नोट्स को ज़रूर फॉलो करो। पढ़ो तो हमारे नोट्स का PDF लेकर के उसे प्रिंट आउट सामने में रखो या लिख लो, और उससे ना जब हम NCERT को पढ़ा रहे हैं तो उसको सुन करके और नोट्स को पढ़ो, बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि इस तरह से तो बहुत कुछ हम ना बता पाते हैं, लेकिन नोट्स में बहुत कुछ लिख करके तुम लोग को प्रोवाइड करते हैं, ताकि बेटा तुम लोग अच्छा से कोई तैयारी में कमी ना रहे। थोड़ा सा सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स लोग से बोल करके थोड़ा सा शेयर कराओ, ताकि हम मोटिवेट हो और अच्छा से और तुम लोग को हम गाइड कर सके और अच्छे से अच्छे तरीक़े से पढ़ाने का और इंतज़ाम करें। थैंक यू।